हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के राजनीति विज्ञान की मतलब पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। यहाँ पे हम इस वीडियो में देखिए नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स जो होते हैं वो पढ़ना इजी होते हैं। इसमें क्या होता है, चैप्टर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो नहीं आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ओनली वही आते हैं। देखिए मैं आपके लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये थे, वो सब के सब यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको इसे चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पॉइंट्स में से आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट पॉइंट जो है वो है समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं के अध्ययन का विषय है। मतलब जो समकालीन विश्व राजनीति है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई थी देश में, उन सब का जो अध्ययन होता है, उन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, वो पता चलता है समकालीन विश्व राजनीति से। मतलब कि ये पुस्तक हैगी, इससे पता चलता है हमें। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, ने विजय प्राप्त की। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें इतने लोग देश थे, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, इन्हें क्या हुआ था, जीत मिली थी, ये जीत गए थे, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है मित्र राष्ट्र, क्योंकि ये जीत गए थे इसीलिए इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। आगे दिए तथा जर्मनी, इटली तथा जापान, इन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया और इन्हें इनकी हार हुई थी युद्ध में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 मतलब 1945 से 1990 तक की वे तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो ऐसा नहीं था कि उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया और बहुत ज़्यादा ही वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे, ऐसा नहीं था। उनके मन में आपस में एक दूसरे के लिए नफरत थी, तो उसी नफरत को लेकिन वो बाहर नहीं लाना चाहते थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों का बराबर नुकसान होगा। तो एक दूसरे के लिए सिर्फ मन में तनाव रखना, युद्ध ना बना करना, तो वही होता है। मतलब देखिए ये तनाव की स्थिति, तो उसी बोलते हैं शीत युद्ध, जो कि विचारों के द्वारा लड़ा जा रहा था। किसी भी शक्ति गुट में शामिल हुए बिना अपनी नीतियों का अनुसरण करना गुट निरपेक्षता तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता की नीति कहलाई। देखिए गुट निरपेक्षता होता है कि मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, ठीक है। और तटस्थता होता है कि किसी भी पक्ष जो युद्ध हो रहा था उसमें से किसी भी पक्ष में भाग ना लेना या किसी की तरफ कुछ भी ना बोलना, अपने काम से काम रखना, वो होता है तटस्थता। आगे समन्वय बिंदु में देखिए हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, जिसने संपूर्ण विश्व को दहला दिया था, ठीक है। बहुत ही तगड़ा हुआ था ये। और फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ। मतलब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था, जिसमें केवल यूरोपीय देश ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर भाग भी शामिल थे। मतलब इतने देश वहाँ पे शामिल थे द्वितीय विश्व युद्ध में। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ उभर कर सामने आए, क्योंकि ये दोनों जो थे उन बहुत ही ताकतवर थे, तो ये दोनों सामने आए, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को अपने खेमे में लेने की कोशिश की। मतलब जो एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो नए नए स्वतंत्र देश हुए थे, नए स्वतंत्र हुए थे, उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगे ये अमेरिका और सोवियत संघ। आगे दिया शीत युद्ध, युद्ध न होते हुए युद्ध की परिस्थितियाँ हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो शीत युद्ध था वो युद्ध तो नहीं था, लेकिन बस मन में तनाव था, जिसमें वैचारिक घृणा, मतलब कि अपने विचारों से नफरत करना, मतलब नफरत वाले विचार अपने दिमाग में लेकर आना दूसरे देश के प्रति। राजनीतिक अविश्वास, मतलब राजनीति जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था ये, तो इसमें क्या था, राजनीतिक अविश्वास था एक दूसरे देश के प्रति। कूटनीतिक जोड़ तोड़, मतलब ये एक से खुंच पिंच छोटी मोटी लगा कर रखते थे। सैनिक प्रतिस्पर्धा कि मतलब अगर इस तरह अपनी सेना को तैयार करना कि युद्ध हो तो हम एकदम से लड़ाई के लिए तैयार रहें। और उसमें जासूसी भी करते थे, ये प्रचार भी करते थे, राजनीतिक हस्तक्षेप भी करते थे एक दूसरे के मामले में। शस्त्रों की होड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से बम भी बनाते थे, शस्त्र भी बनाते थे, ताकि युद्ध के लिए तैयार रहते थे। बस ये युद्ध नहीं कर रहे थे ताकि इनका, क्योंकि इन्हें पता था नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है युद्ध होने से, क्योंकि ये 2 युद्ध देख चुके थे ऑलरेडी, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध।
जैसे साधनों का प्रयोग किया गया था। तो ये थी शीत युद्ध के बारे में कुछ जानकारी। आगे शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो विरोधी गुटों या विचारधारा, अमेरिकी गुट तथा सोवियत गुट तथा पूंजीवादी साम्यवादी में विभाजित हो गई। देखिए, जो अंतर्राष्ट्र था, जो हमारा वो था वर्ल्ड, जो संसार था, वो दो गुटों में बट गया। एक तो था अमेरिकी गुट जिसको, और एक था सोवियत गुट। तो अमेरिकी गुट को हम पूंजीवादी गुट भी बोलते हैं और सोवियत गुट को हम साम्यवादी गुट भी बोलते हैं। तो अमेरिकी गुट को पूंजीवादी गुट भी बोलते हैं और सोवियत गुट को साम्यवादी गुट भी बोलते हैं। आगे दिए, शीत युद्ध काल में नाटो, सीएटो तथा वर्सा पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। तो ये ऐसे कुछ पैक्ट थे, सैनिक गुट थे जिनका निर्माण किया गया ताकि युद्ध हो तो हम उसके लिए तैयार रहें। विकासशील या नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से अलग हो रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। मतलब जो विकासशील देश है, जिनका अभी विकास नहीं हुआ था, जो अपना विकास कर रहे थे, या जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, पहले गुलाम थे किसी दूसरे देश के, तो उन्होंने क्या किया था, शीत युद्ध से दूर रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अलग रहेंगे। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अन्य देशों जैसे घाना, मिस्र के साथ मिलकर की गई। मतलब जो भारत था उसकी अगुवाई में हुई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में ही। भारत को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश भी कहा जाता है। विकासशील देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। मतलब जो देश थे, ठीक है, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने क्या किया, 1970 में नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की थी ताकि जो विकासशील देश थे वो अपना विकास कर सके। विकासशील देश वो होते हैं जो अभी अपना विकास कर रहे हैं, जिनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है अभी तक, वो होते हैं विकासशील देश। और विकसित देश वो होते हैं जिनका विकास हो चुका है। आगे देखते हैं हम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द्विध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनकर आए। मतलब जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, जो नई आर्थिक व्यवस्था थी, और तो वो क्या थे, द्विध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में खड़े थे कि मतलब ये लोग तो अपना लड़ाई करने में लगे हुए हैं और ये लोग अपना विकास करने में लगे हैं। आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण संवाद तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे संवाद को आरंभ किया गया। मतलब जो उनका ताकि वो आपस में सहयोग कर लें, ताकि जो शीत युद्ध वगैरह था वो सब खत्म हो जाए, तो उसके लिए उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे संवाद को आरंभ किया गया था। आगे दिया हुआ है, शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता जैसा एक मंच प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब शीत युद्ध हो रहा था तो भारत ने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उसने जब शुरुआत की थी तो उसमें विकासशील देश जो थे वो सारे के सारे शामिल हुए थे। तो वही कहा जा रहा है कि उसने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत ने। तब भारत का भी विकास हो रहा था, भारत भी विकसित देश नहीं था। आगे दिया, शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी। मतलब शीत युद्ध के दौरान सिर्फ संभावना बनी थी युद्ध की, लेकिन दोनों शक्तियों में शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोका। मतलब कि शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि दोनों जो देश थे, दोनों शक्तियां जो थी, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों के पास इतने सारे परमाणु बम थे कि दोनों को पता था कि हम ना वो कम है हमसे और ना हम उससे कम है। तो इसीलिए उन दोनों ने लड़ाई करने का बारे में नहीं सोची, युद्ध को रोक दिया, युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी। शीत युद्ध की कुछ घटनाएं जिन्हें तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। देखिए, अब शीत युद्ध में ऐसा कुछ किया गया था जिससे क्या था, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन गई थी, पूरी के पूरी हो भी जाता, लेकिन कुछ कंट्रोल हो गया। तो वो था क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया युद्ध और अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण आदि। ये सब क्या थे, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही थी इन सब घटनाओं के कारण। आगे है, शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न संधियां व समझौते किए गए। देखिए, निशस्त्रीकरण होता है कि किसी भी शस्त्र का उपयोग ना करना, ठीक है, ना निर्माण करना। तो इस तरह की संधियां और समझौते किए गए थे कि हम किसी भी शस्त्र का निर्माण नहीं करेंगे, और अगर शस्त्र ही नहीं होंगे तो युद्ध भी नहीं हो पाएगा। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजनीति से काफ़ी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे।
आगे दिया है सैन्य संधि संगठन। दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए थे। मतलब दोनों महाशक्तियों ने सैन्य संगठन बना लिए थे। सैन्य मतलब होता है सैनिक, जिसमें सैनिकों लड़ाई के लिए। 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो बनाया था। अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो बना था। अमेरिका नेतृत्व साम्यवाद प्रसार रोकना। 1955 में बगदाद पैक्ट केंद्रीय संधि संगठन अमेरिका नेतृत्व साम्यवाद रोकना। 1955 में वार्सा संधि सोवियत संघ नेतृत्व। तो इतने संगठन बने थे जो कि वार्सा संधि जो थी वो सोवियत संघ के लिए बना था। तो इनमें से कुछ थे अमेरिका के लिए। देखिए ये जो नाटो था ये अमेरिका के लिए बना था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो नाटो था वो अमेरिका के लिए बना हुआ था, ठीक है। और दूसरा ये जो था ये भी अमेरिका के लिए बना हुआ था, ठीक है। और ये भी अमेरिका के लिए बना था। ये जो वार्सा संधि थी ये सोवियत संघ का नेतृत्व करती थी। आगे दिया है अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ रखना चाहती थी। मतलब उनका जो था अपना अपना प्रभाव दूसरे देशों पर, छोटे देशों पर करने के लिए, और उनमें कुछ छोटे देशों में कुछ ऐसे जैसे मिनरल्स वगैरह होते हैं वो ज़मीन में उनके होते थे, तो उसी को लाभ उठाने के लिए उन छोटे देशों को वो अपने साथ मिलाना चाहती थी। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। और छोटे देश जो थे वो भी महाशक्तियों के साथ इसलिए जाना चाहते थे कि अगर वो किसी भी शक्ति के साथ नहीं गए तो अगर किसी भी देश ने उनके ऊपर युद्ध किया, उनके साथ लड़ाई करने की सोची, तो उन्हें कौन बचाएगा। इसलिए वो भी किसी न किसी गुट में शामिल हो जाना चाहती थी, या तो अमेरिका के साथ या फिर सोवियत संघ के साथ मिल जाना चाहती थी। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। मतलब कि परमाणु दोनों की दोनों क्या थी, बहुत ही ज़्यादा परमाणु शक्ति इनके पास थी, तो इसीलिए दोनों युद्ध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हम दोनों में से कोई भी कम नहीं है। तो इसीलिए वो अपने मन में ही तनाव की स्थिति बनाकर रखा था उन्होंने, तो उसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया था कि युद्ध। शीत युद्ध का मतलब होता है कि युद्ध ना करना, लेकिन फिर भी युद्ध की स्थिति बनाकर रखना। आगे महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ, मतलब जो महाशक्ति थी उन्हें छोटे देशों से क्या लाभ होने वाला था। तो छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, मतलब छोटे देश जो थे उसमें प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा थे, तो उनसे जो महाशक्तियाँ थी तो उनसे छोटे देशों से प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करना चाहती थी, इसलिए वो अपने में शामिल कर लेती थी। आगे सैन्य ठिकाने स्थापित करना, कि वो अपने छोटे देश जो थे उनमें वो अपने सैन्य ठिकाने बना सकती थी, वहाँ पे अपने सैनिक लगा सकती थी। आर्थिक सहायता प्राप्त करना, मतलब आर्थिक सहायता भी उनसे मिल सकती थी। आगे भू क्षेत्र, ताकि महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। भू क्षेत्र मतलब होता है उनकी ज़मीन को भी यूज़ करना चाहती थी, ठीक है। आगे शीत युद्ध के दायरे, विवाद क्षेत्र। शीत युद्ध का जो विवाद था वो कैसे हुआ। 1948 में देखिए क्या हुआ था, बर्लिन की नाकेबंदी हुई थी। एंड 1950 में कोरिया संकट हुआ था। एंड 1954 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप हुआ था, अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया था। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। एंड 1969 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप किया था, मतलब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था। आगे दो ध्रुवीयता को चुनौती, तो दो ध्रुवीयता जो थी मतलब कि अमेरिका और सोवियत संघ, उन्हें चुनौती किस किस ने दी थी वो हम पढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना में वामे एनक्रूना ने 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 देशों के साथ इस संगठन की स्थापना की थी। मतलब जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, यूगोस्लाविया में 1961 में हुई थी, और उसमें 25 देश थे स्थापना के वक्त। आगे जुलाई 2009 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 15वां सम्मेलन हुआ था, वो मिस्र में हुआ था, और उसमें 118 देश थे, ठीक है। आगे दिया हुआ है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी वो क्या थी, तो वो गुट निरपेक्ष देशों ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ताकि विकसित देशों जो थे तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा
गरीब देशों का आर्थिक शोषण समाप्त हो सके। मतलब जो गरीब देश थे उनका, जो विकसित देश थे, जो जिनके पास धन की कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमाते थे, वो अच्छी खासी उनकी आर्थिक नीति थी, तो वो क्या करते थे, गरीब देशों का शोषण करते थे और उसी शोषण को रोकने के लिए जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसकी स्थापना की गई थी। आगे भारत और शीत युद्ध, भारत और शीत युद्ध का कैसे संबंध है वो हम देखेंगे। भारत ने 9 स्वतंत्र देशों की अगुवाई की थी, मतलब उन्होंने जो नए नए स्वतंत्र हुए थे देश उनकी अगुवाई की थी भारत ने। भारत ने यूएसए मतलब होता है अमेरिका, और यूएसएसआर ये होता है सोवियत संघ से अच्छे संबंध रखने की कोशिश राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता के साथ की। मतलब भारत ने ये सोचा कि मतलब ना तो मेरे अमेरिका से संबंध टूटे और ना ही सोवियत संघ से, और ना ही छोटे जो नए देश बने हैं उनसे ही, तो मतलब मैं सबके साथ रहूं, इसलिए उसने सबके साथ रहने का निर्णय किया और सबसे ही बातचीत जारी रखी, परंतु वह उनके युद्ध के मामले में नहीं बोलता था कुछ भी। आगे 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भरगारिता द्वीप में सितंबर 2016 में किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन में सदस्यों की संख्या 120 है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो 2016 में हुआ था, उसका 17वां सम्मेलन। अब उसमें क्या था, 120 सदस्य हो गए थे। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक है। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अब देखिए इसमें जो मुद्दे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, अलग अलग मुद्दों पर भी यहाँ पे चर्चा होती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। देखिए दिया है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1972 में 1972 में यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि धनी देशों द्वारा नवस्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आगे दिया हुआ यहाँ पे देखिए कुछ फुल फॉर्म आपको दी गई है। LTBT क्या था, तो लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी था। ये हुआ था 5 तारीख 10वां महीना 1963 में हुआ था, और इसमें क्या था, जल, वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, तो ये इससे संबंधित था। आगे दिया है NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये हुआ था 1 तारीख 7वां महीना 1968 में। इसमें जनवरी 1967 से पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के अलावा कई अन्य देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। मतलब इसमें ऐसा कहा गया है कि जो पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं उनके अलावा यहाँ पे कोई भी देश परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। नेक्स्ट है साल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1972 को, और जो साल्ट 2 था, साल्ट 1 था ये, और ये है साल्ट 2, इसकी स्थापना हुई थी जून 1972 में और इसकी हुई थी मई में। ठीक है, तो घातक प्रतिरक्षा हथियार परिसीमन, ये इसका हिंदी में नाम है, ये इसका हिंदी में नाम है और ये इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, आगे स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडिकेशन ट्रीटी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 1991 में तथा स्टार्ट 2 की शुरुआत हुई थी जनवरी 1993 में। इसको याद करना आपको ज़रूरी नहीं है, ये सारे जो फुल फॉर्म्स है सिर्फ आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ये कब हुआ था ये ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, तो ये इसका हिंदी में नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट, नव स्वतंत्र देश तीसरी दुनिया ने गुटनिरपेक्ष जो नए स्वतंत्र देश थे उनको तीसरी दुनिया के देश भी बोला जाता था। अब उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नीति थी उसको क्यों अपनाया था, उसका अनुसरण क्यों किया था, हम वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नौ स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक गुट उनकी स्वाधीनता व शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। मतलब नए स्वतंत्र जो देश थे वो जानते थे कि जो सैनिक राष्ट्र थे, जो अमेरिका और सोवियत संघ थे, वो उनकी आपस में उनमें शांति नहीं बनी रहने देंगे, उसमें खतरा पैदा हो जाएगा क्योंकि लड़ाइयाँ हमेशा होती रहेंगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के लिए सोचा। आगे देखते हैं हम, नौ स्वाधीन राष्ट्र जानते थे कि सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से अस्त्र शस्त्र के निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा होगा। मतलब उन्हें पता था कि अगर हम उन्हें अस्त्र शस्त्र देंगे तो उससे क्या होगा, उन्हें
बढ़ावा मिलेगा युद्ध के लिए और वो युद्ध की स्थिति पैदा कर देंगे और जहाँ तक संभव हो युद्ध भी करेंगे, इसलिए और जिससे विश्व में जो शांति है वो भी भंग होगी, इसलिए उन्होंने उनसे दूर रहने की सोची। आगे देखते हैं, इन देशों के सामने सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक भारी जिम्मेदारी थी। इस कार्य को युद्ध एवं तनाव से मुक्त वातावरण में ही किया जा सकता था। तो उन्हें पता था कि हमें अपना डेवलपमेंट, अपना विकास करना है, इसलिए वो भी उससे दूर रहे। आगे दिया हुआ है, शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें संगठनों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है, इसीलिए तटस्थ रहे। और इससे क्या होता है, अगर वो अमेरिका और सोवियत संघ में ज़्यादा शामिल होते तो वो उनको उनके रूल फॉलो करने पड़ते, इसीलिए वो उनसे दूर रही। आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ सन दिए हुए हैं और क्या क्या हुआ था उस सन में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1947 में हुआ था, साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत लागू हुआ था जिससे साम्यवाद रुक जाए। आगे 1947 से 52 में मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता की थी। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो मैंने आपको पढ़ा दी वो इम्पोर्टेंट थे। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे ये है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। शीत युद्ध की समाप्ति भी तभी हुई थी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। तो देखिए बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, वो 1961 में खड़ी की गई थी। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। तो इस तरह के जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से कुछ तो इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये सारे के सारे नोट्स। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, याद करिए एंड नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में। अब मिलेंगे हम नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ।